अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं आज। सदर ट्रंप ने बैनुल अक़वामी अदालत से एक फ़ैसला आया है जिसको चैलेंज किया है। ये फ़ैसला कुछ यूँ था, आपको पता है कि जब ट्रंप इंतज़ामिया आई तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, तकरीबन पूरी दुनिया के ऊपर ही टैरिफ्स लगाए, ट्रेड टैरिफ्स, तिजारत के लिए। अब यूएस की एक अदालत है जो कि बैनुल अक़वामी तिजारत की अदालत है, उसने ये करार दिया कि सदर ट्रंप ने जो स्वीपिंग टैरिफ्स लगाए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, वो उनका इख्तियार नहीं था। उन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया, उससे तजावुज़ किया, तो इसलिए ये गलत है, ये उनको इख्तियार नहीं है। अब इस फैसले को चैलेंज किया ट्रंप ने, और जो जवाब उन्होंने जवाब इसमें बनाया, जवाब में वो उन्होंने पाक भारत कशीदगी को बनाया है। ट्रंप कहते हैं अपने जवाब में कि जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया ट्रंप ने, तिजारत और टैरिफ पर इख्तियारात महदूद किए गए तो पाक भारत तनाज़ा भी दोबारा भड़क सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदे को ख़तरे में डाल सकता है। इख्तियार महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानों को ख़तरा है। सवाल यहाँ पर यह होता है कि अमेरिका ने अपनी तिजारती असर रसूख को इस तर्ज पर इस्तेमाल करने का जो अब ये जाविया दिया है या जवाज़ बनाया है, ये दुनिया में मामलात को सुलझाने की तरफ लेके जाएगा जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है डोमेस्टिकली अदालतों के सामने ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से, या फिर ये मामलात को मज़ीद उलझा देगा। क्योंकि आपको पता है ये टैरिफ्स के मामले के ऊपर तो अमेरिका का चीन से तनाज़ा और फिर यूरोप का पूरा मुहाज़ खुला हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक को, इवन पाकिस्तान को भी इसके ऊपर बड़ी रेजर्वेशंस थी और नेगोशिएशंस के दरमियान में सारा का सारा मामला था जब ये अमेरिकी अदालत से फ़ैसला सामने आया। तो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि ये मज़ीद कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, मज़ीद उलझाएगा चीज़ों को, या फिर जिस तरह से ट्रंप इंतज़ामिया जवाब दे रही है कि चीज़ों को ज़रा सुलझा देगा और ये टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है टैरिफ्स लगाना। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं और शुरू यहाँ से करते हैं, जिस तरह इंडिया में इसको लिया जा रहा है, इस जवाब के ऊपर बड़ी ले दे हो रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ने झूठ बोला है अपनी अदालत के सामने इस मौक़िफ़ को लेके। ज़रा हमें ये एक्सप्लेन कीजिएगा वहाँ पर सेंटिमेंट क्या है, इससे मुतल्लिक क्या वो कुछ करने का भी इरादा रखते हैं, या ऑफ कोर्स हमारा ये बुनियादी सवाल है, ये चीज़ों को उलझा देगा दुनिया में, या फिर आपको लगता है तनाज़ात को सुलझा भी सकते हैं टैरिफ की पावर? देखिए रीना, मसला ये है कि वहाँ पर जो मोदी सरकार है और जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपना हमेशा से एक इमेज बनाया कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, बल्कि मैं डिक्टेट करता हूँ। और इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हमारे एलाइज हैं, वो मैं उनको बताता हूँ कि हमने किस तरीके से चलना है। अब जब ये बात सामने आई, आप देखिए सीज़ फायर अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके बाद उन्होंने कश्मीर की सालसी की भी बात की, उसके बाद आपने भारत के अंदर रिएक्शन देखा कि कौन गया था। ये इसके आपने देखा कि कांग्रेस ने भी सवाल उठाए मोदी से कि बताएं कि कौन गया था अमेरिका के पास सीज फायर के लिए, और फिर कश्मीर के इशू के ऊपर भी जो है ये किस तरीके से वो ये बात कर सकते हैं। उस पर तो जो है भारत ने कहा भी कि ये बायलैटरल इशू है, हम जो है इसके ऊपर किसी और को, तीसरे फरीक को नहीं चाहते। लेकिन ओवरऑल जो एक मोदी का इमेज है ना अलीना, वो इंडिया के अंदर इस वक्त क्वेश्चन हो रहा है। क्योंकि देखिए ये जो चीज़, जो रिस्पॉन्स उन्होंने जमा कराया है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के अंदर जमा कराया है। ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ एक मेयर स्टेटमेंट है, ये एक अमेरिकी हुकूमत का एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। तो इसके ऊपर तो जो है ओवरऑल इंडिया के अंदर ये ऑपोजिशन तो खास तौर पे उनकी बार बार मोदी से ये सवाल उठा रही है कि अमेरिकी हुकूमत का क्या किरदार था, डोनाल्ड ट्रंप का क्या किरदार था, ट्रेड के बारे में आपको क्या कहा गया, आपने क्या इस वजह से जो है सीज फायर किया, कोई आपको जो है वो गिव एंड टेक की बात की गई थी, हुआ क्या है, इसका जवाब अभी तक मोदी गवर्नमेंट नहीं दे पाई। और ये सवालात अलीना उठते रहेंगे क्योंकि हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी इवन ये तक नहीं है कि उनको मिलिट्री के लॉसेस कितने हुए, यानी उनके कितने जहाज गिरे, उनके कितने लोगों के जो है वो उधर क्या हुआ है और नुकसान मिलिट्री इंस्टॉलेशन से कितना हुआ, बिल्कुल अभी तक क्लियर जवाब नहीं सामने आया। तो ये सवालात तो होंगे। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि जो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसी है इसका क्या नतीजा हो सकता है, देखिए जूरी इज आउट ऑन दिस बिकॉज ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। आप देखें कि एक तो खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी नहीं है, ना वो ट्रेडिशनल सदर है। इस तरह की चीज अमेरिका में पहले इस किस्म की नौयत की तो नहीं हुई, और हमने देखा है कि बड़ा बैक एंड फोर्थ भी हो रहा है। चाइना पे इतने ज्यादा लगा दिए टैरिफ, फिर उसके ऊपर जो है वो निगोशिएशन हो रही है, यूरोप को धमकी दी गई, फिर कोई बैक ट्रैक हो रहा है, फिर ये चीजें हो रही है। तो ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एट द एंड ऑफ द डे एक कारोबारी शख्सियत भी है, और वो जो है वो एंटी वॉर होने की एक वजह ये है, मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ना वो उसका
हिस्सा नहीं है। वो चाहते हैं कि दुनिया में जंगे ना हो ताकि बिजनेसेस बूम करें, कैपिटलिज्म के अगर आप उस नजर से देखें, और इन्वेस्टमेंट्स हो, और वो खासतौर पर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और उसको बूस्ट भी करना चाहते हैं, और अपने भी जो उनके होंगे। तो ये जो सारी चीजें उसकी वजह से अभी ये तो हमें नहीं पता कि इसका होगा क्या एंड के ऊपर के क्या फायदा होगा नुकसान, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो इस सालसी ने बिल्कुल फायदा दिया, और पाकिस्तान ने तो इसको ओन भी किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। सिर्फ भारत के अंदर मोदी सरकार जो है वो इतनी इनसिक्योर है कि वो मान नहीं रही कि वो गए थे अमेरिका के पास, और वो क्यों गए थे, और फिर ट्रेड डील वाली भी जो ऑफर हुई, ये सब कुछ कैसे हुआ, वो अपनी जाहिर बात है वो अपने वो सियासी तौर पर उनको कमजोर करती है, वो इसलिए नहीं है मान रहे। ठीक है शहजाद, ये बताइएगा टैरिफ्स को, तिजारत को नेगोशिएशंस के लिए इस्तेमाल करना, क्या आपके ख्याल में ये एक अच्छा कदम है? ये इंसेंटिव के तौर पे देखा जाना चाहिए या ब्लैकमेलिंग के तौर पे देखा जाना चाहिए? इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, पहले तो भारत वाली बात कर लेते हैं। बैमल ने जो जिक्र किया कि जिस दिन से एक सालिसी का किरदार अदा किया है अमेरिका ने, भारत उसको तस्लीम करने से तैयार नहीं है। मतलब उन्होंने अमेरिका का रोल तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपने मीडिया को या लोकल पॉलिटिक्स के लिए वहां पे जो लीडर्स हैं, मोदी या उनकी पूरी काबीना, वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज है वो मुतासर होता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा तो ये कह चुके हैं कि टैरिफ्स को मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, उनके भी कुछ बयानात में देखें तो कॉन्ट्रडिक्शन है। पहला जो उनका ट्वीट आया था उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने इनसे बात नहीं की दोनों ममालिक से, बट टैरिफ इनको रिलीफ मैं दे सकता हूं, हम ट्रेड कर सकते हैं। अगला ट्वीट आया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पुश किया था, मैंने तो इनको डराया था इस बात से कि अगर आप नहीं अपने मामलात को सेटल डाउन करेंगे तो मैं आपके साथ तिजारत नहीं करूंगा। तो उनके बयानात में कुछ हद तक कॉन्ट्रडिक्शन जरूर रही है, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सालिसी करवाई, मैंने किरदार अदा किया और मैंने ट्रेड को इस्तेमाल किया। तो देखिए, ये बात भारत तस्लीम करे या ना करे, एक फोरम, एक प्रेसिडेंट अगर ये बात कर रहा है आके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पे किसी किस्म की बात हुई हो, या ट्रंप की ख्वाहिश हो कि अगर आप सेटल कर लेते हैं मामला तो मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा। आपको याद होगा कतर में, दोहा में एक बयान भी आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि अब भारत जो कि इतना हाई रेट 60, 70, 80% चार्ज करता था हमें, अब वो जीरो टैरिफ पे आने के लिए तैयार हो गया है। तो वो जो आपका सवाल है ना कि ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं आर्म ट्विस्टिंग करूंगा ताकि अमेरिका को भी एक फेयर और रैशनल टैरिफ मिले। तो जहां तक भारत की बात है, जहां तक इस जवाब की बात है जो उन्होंने अपने जवाब में दिया अदलिया में, मेरे ख्याल से वो जवाब तो नहीं तस्लीम किया जा सकता कि मैंने जंग खत्म कराई है ट्रेड को इस्तेमाल करते हुए, लिहाजा मेरे पास ये अथॉरिटी और पावर है। अब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि वहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स किस हद तक होते हैं और किस हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो कोर्ट का वहां पे फैसला है, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, वो तो ये कह रहे हैं कि आपका ये सोल इख्तियार नहीं है कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे जो है इतने ज्यादा टैरिफ चार्ज कर दें। तो वो तो कोर्ट का ऑर्डर एक आ चुका है, तो उन्होंने उनके पावर्स को लिमिट कर दिया है। लेकिन जहां तक जो बुनियादी सवाल है, मुझे लगता है जो ट्रंप की पॉलिसी थी उससे डिस्टॉर्शंस तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है या ग्लोबलाइजेशन का, वो पिछले हम कई दहाइयों से देख रहे हैं। उसको सडनली बंद कर देना, उससे तो डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी, जो कि हमने देखा कि हो भी रही है। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक इकोनॉमिक प्लान है यूएस के लिए, मुझे उसमें भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देखिए, हम जब टैरिफ बढ़ा देंगे तो इसका मतलब हमारा अमेरिका का जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, लेकिन हम रेवेन्यू बढ़ा देंगे। अब ये कैसे होगा? अगर इंपोर्ट कम हो जाएगा तो फिर आप टैरिफ रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे? ये एक सवाल है। फिर वो ये कहते हैं कि हम लोकली चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, दोबारा अमेरिका को इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे लेके जाएंगे, जिससे अमेरिका इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है। तो ये मुमकिन नहीं नजर आता। और अगर आपने वाकई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो इसमें इमिग्रेंट्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन फिर वो इमिग्रेंट्स की पॉलिसी के भी खिलाफ है। अभी रिसेंटली नहीं, इनफैक्ट कुछ साल पहले टिम कुक का एक बयान था, एक उनका इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों चाइना में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको इंजीनियर्स की जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या कोई और इंजीनियर्स का उन्होंने जिक्र किया, तो आप वहां पे पूरी फुटबॉल फील्ड को भर सकते हैं। अमेरिका में एक कमरे में भी आप नहीं भर सकते, इतने कम लोग हैं। तो सिर्फ मामला ये नहीं है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर ज्यादा है अमेरिका में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, वो तो दूसरी कंट्रीज में भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने टाइम तक जब वो एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से निकल के सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज पे चले गए, तो वो एक्सपर्टीज यूएस के पास नहीं रही है, तो वो कैसे अपने होम ग्राउंड इंडस्ट्री को इतना ज्यादा फरोग देंगे? हाँ, ये ऑब्वियसली उनका हक है कहना कि अगर हम किसी को मार्केट देते हैं, चाइना को, पाकिस्तान को, इंडिया को, कि आप अपने गुड्स को भेजें, एक्सपोर्ट करें टू यूएस, तो हमें भी एक फेवरेबल टैरिफ चाहिए। ये ऑब्वियसली उनका हक है, वो अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो जो ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो जाएगा इससे यूएस का, ये मुझे नहीं लगता, और इससे डिस्टॉर्शंस ही क्रिएट होंगी। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर भी तो एक फैक्टर ये है ना कि उसके लिए नेगोशिएशंस या पहले कुछ यूनिलैटरल इक़दाम से पहले कोई ना कोई डिस्कशंस होनी चाहिए। इस तरह से कर देना, वुड यू टर्म इट अगेन
ब्लैकमेलिंग या फिर इस तरह की क्लाउट के साथ जब आते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या फिर बहुत सी चीज़ों में कह सकते हैं उसको कि उनके पास पावर है और इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को? मेरे ख्याल से ब्लैकमेलिंग या आर्म ट्विस्टिंग का लफ्ज दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो बता रहे हैं कि अगर हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम हाई टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका को बड़ा फायदा होगा। मुझे नहीं लगता ये होगा, और मुझे इसीलिए लगता है कि उनका मकसद भी ये नहीं है। उनका मकसद ये दूसरों पे हाई टैरिफ लगाओ ताकि दूसरे जो है वो भी अपने टैरिफ्स अमेरिका के लिए कम कर दें। ये उनकी स्ट्रेटेजी नजर आती है। आपने देखा कई कंट्रीज है, वियतनाम ने कहा कि हम जीरो टैरिफ ऑफर कर देंगे कई आइटम्स पे, इंडिया ने कहा हम कुछ आइटम्स पे आपको जीरो टैरिफ कर देंगे। तो मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि इतना ज्यादा टैरिफ लगा दो दूसरे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पे जो इंपोर्ट होती है टुवर्ड्स यूएस, के उसे भी उसको रेसिप्रोकेट करें और फिर अपने टैरिफ भी कम करें। बिल्कुल सही। मतलब ये दोनों तरीके से हो सकता है ना, दुनिया इसको कैसे रिसीव कर रही है। क्या वो बजिन कर जाएंगे और गिवन कर जाएंगे वो एंड में अमेरिका के कद और काट के सामने, या फिर वो इसको देखेंगे कि अमेरिका हॉस्टाइल हो रहा है तो हम भी आगे से हॉस्टाइल रिस्पॉन्स ही दें? देखिए मुझे तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये बयान लग रहा है, क्योंकि इसमें एकदम वो एक मरतबा फिर न्यूक्लियर ऑप्शन को ले आए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और यहाँ तक बात कर दी कि लाखों लोग क्योंकि ये बयान मुसलसल रिपीट हो रहा है ये, और ये बिल्कुल टैरिफ का एक अलग मामला है, लेकिन उसको इसके साथ जोड़ना कि मैंने पाक भारत जंग इस वजह से रुकवा दी कि मैं दोनों के साथ तिजारत करना चाहता हूँ, जिस पे एक फरीक तो बिल्कुल ही बज़ाहिर तो इंडिया इस ऑप्शन पर नहीं गौर कर रहा, और वहाँ तो और बहुत एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये सूरत हाल में वो किसी दूसरे पैमाने पर सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो मैटर ऑफ कंसर्न है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात अगर इस हवाले से और ख़राब हो जाते हैं, इंडिया इसको एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि इंडिया तो देखें जिस वक्त से जंग की सूरत हाल 6-7 मई के बाद से इंडिया को अमेरिका की उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिली जैसे माजी में मिलती थी। तो इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में एक टेंशन चल रही है, हमारे लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है। लेकिन किसी अदालत के सामने बात करते हुए ये बात रख देना कि मैंने पाक भारत जंग रुकवा दी और अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये जंग दोबारा छिड़ सकती है, तो ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है और मेरा ख्याल है हमें इस पर बिल्कुल नज़र रखने की ज़रूरत है। अब ये ब्लैकमेलिंग है या प्रेशर टैक्टिक्स है, ये प्रीमेच्योर है कहना, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल वो लग रहा है। और जिस तरह में इंडिया में जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर, वो और जूइश लॉबी तो इसको बहुत एक्सप्लॉइट करेगी इस चीज़ को, और मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं, आप देखें अपनी अदालत लगा के बैठ जाते हैं, चाहे वो यूक्रेन का सदर हो, साउथ अफ्रीका का वो हो, उसके सामने एक भरी अदालत जो कि अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट माजी में हमने देखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है उसके अंदर। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सर जनरली दुनिया में और भी तो महाज हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी इसराइल फ़लस्तीन का महाज है, फिर उधर यूक्रेन रशिया के दरमियान में भी वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तनाजुर में भी अगर देखें तो वहाँ पर आपको किस तरह से लगता है ये अफेक्ट करेगा? देखिए इस वक्त तो क्योंकि जनरली स्टेटमेंट देना तो और बात है, अदालत में तो अदालत के तो बिल्कुल एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है ना उसमें। इसलिए मुझे लग रहा है कि फ़र्ज़ करें इंडिया रिजेक्ट कर देता है, इंडिया के ताल्लुकात, और क्योंकि ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त और वो ज़्यादा और एग्रेसिव होके बोल रहे हैं उसमें, तो वो तो इस बयान को इस लिहाज से एक्सप्लॉइट करेगा इंडिया के हमने तो कोई इस तरह का वो नहीं किया, तो वो जिस तरह वो एक पोजीशन ले रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इस पे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल शख्स से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? अमेरिका के हाथ में एक ताकत है या उनको एक टूल मिल गया है टैरिफ्स की शक्ल में, उसको इस्तेमाल करना इस तरह से आपको लगता है जायज़ है या एक्सप्लॉयटेशन है? मैडम शेख, पहली बात, दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका और उसका ताकतवर तरीन सदर है ट्रंप साहब, और वो भी ट्रंप साहब, यानी जो रवायती सदर नहीं है, वो भी ट्रंप साहब। और दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का ताकतवर तरीन सदर अपनी अदालत के सामने कितना बेबस है, ज़रा गौर फरमाइए। ये होते हैं कानूनो इंसाफ वाले मुल्क, ये होते हैं जिंदा मुआशरे।
और वरना एक ट्रंप साहब हमारे से सीख जाते, 26वीं आईनी तरमीम ले आते, तो ना अदालत का झंझट रहता, ना कुछ और झंझट रहता, आसानी से जो कुछ करना होता वो कर लेते, लेकिन नहीं ला सकते थे। ये होते ही है कानून और इंसाफ की अलमबरदारी। दूसरी बात, सरेंडर मोदी का भारत तो शर्मिंदगी में है, सरेंडर मोदी का भारत तो शिकस्त खुर्दा है, सरेंडर मोदी का भारत तो हारा हुआ है। भारत को तो ट्रंप साहब के नाम से ही चिढ़ है, वो तो ट्रंप साहब की मुखालफती करेगा और वो तो जितना ट्रंप साहब को कोसेगा, यानी अब जो सरेंडर मोदी साहब का अपना मीडिया है वो क्या करे, पाकिस्तान को कोसे? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर। सरेंडर मोदी साहब को कोसे? नहीं, क्योंकि इस तो अपना बुत गिरता है। तो उन्होंने एक विलन क्रिएट किया है कि ये है ट्रंप साहब जिसने आके तो पता नहीं क्या कर दिया, और हम तो जीतने वाले थे और हम तो 30 मार खाते, तो इसने आके ये कर दिया, ये बड़ा बुरा आदमी है, ये बड़ा ठीक आदमी नहीं है, वगैरह वगैरह, वो तो लगे हुए हैं। और इसकी तीसरा, मैडम शेख के अमरीकी वजीर तिजारत जो हावर्ड टॉनिक साहब हैं, वो और 4 वजीर पहुंचे हैं अदालत में। अगर अदालत ने सदर ट्रंप के वसी तिजारती इख्तियारात बरकरार ना रखे तो अमरीका क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं अदालत में कि अमरीका को आलमी सतह पर शर्मिंदगी हो सकती है। पाक भारत जो ट्रंप की सालसी या पेशकश की हुई थी, उस पे उसकी साख पर सवाल उठ सकता है। लाखों जानों के लिए यह खतरा पैदा हो सकता है। और इसी तिजारती इख्तियारात, इसी तिजारती टैरिफ्स ने तो जंग को टाला है। इन्हीं इख्तियारात की वजह से पूरा खित्ता जंग से निकला है और इन्हीं इख्तियारात की वजह से अमेरिका की नेकनामी में इजाफा हुआ है। मैडम शेख, मैं बहुत अपनी इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मैंने कमाल का नुक्ता निकाला है, और कि ट्रंप साहब जो हर जगह माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून सुना रहे हैं और हर जहां भी बैठते हैं कहीं ना कहीं से वो इकट्ठ बात को वहां पहुंचा देते हैं, कोई और भी टॉपिक हो, वो 1-2 फिक्रे बोलते हैं और फिर बात वहां ले आते हैं कि मैं था जिसने पाक भारत जंग को टाला, मैं था जिसने जोरी जंग की तरफ जाते खित्ते को बचाया, मैं था जिसकी वजह से लाखों जानें बची। तो मैं समझ रहा था मैडम शेख कि ये सारा कुछ ना वो अमन के नोबेल प्राइज की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या इस नुक्ते को घुसेड़ा है अदालत में। सलाम है ट्रंप साहब आपको, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने क्या कुनबा जोड़ा, कमाल ऐसे हुआ जैसे हर चीज में आप अपने महबूब कायद को ले आते हैं। जी जी, मेरे महबूब कायद जिंदाबाद। आजकल खामोश हैं, प्लीज आप भी खामोश रखें। ठीक है सर। तो अच्छा, जो अब आखिरी बात मैडम शेख, बात ये है कि ट्रंप साहब की ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इस पे मुझे नहीं लगता कि इससे उनको रिलीफ मिलेगा। सूरत-ए-हाल ये है कि दुनिया तो परेशान है ही, लेकिन अमेरिका के अंदर बड़ी परेशानी है, अमेरिका की अशराफिया बड़ी परेशान है। तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ा तुरुप का अपनी तरफ से पता चला है कि हमने लाखों जानें बचाई इसकी वजह से, और आप हमारे ये इख्तियारात। अच्छा सर, आपने ये कहा कि ये तो पाक भारत जो मुज़ाकरात हुए या फिर जो उन्हें सीज फायर करवाया ट्रंप ने, उसकी साख पर भी सवाल है। किस तरह से इसकी साख पर सवाल है मैडम शेख? ये उन्होंने अदालत में अपना ना वो जो 4 वजीर हैं, हावर्ड टॉनिक साहब समेत, सर आपने कहा कि अगर अदालत अपना फैसला बरकरार रखती है कि ट्रंप को इख्तियार नहीं है टैरिफ्स लगाने का, तो फिर ये जो मामला होगा, वो जो फैसला होगा, वो अमरीकी सदर ने जो सीज फायर करवाया है पाक भारत दरमियान में, उसकी साख पर सवालिया निशान होगा। ये कैसे? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको ट्रंप साहब से समझ के बताऊंगा, ये उन्होंने ही कहा है, तज्जिया आपने किया है ना। और इससे मुझे लगता है ये है मैडम शेख, जो मेरा तज्जिया है ट्रंप साहब के दिमाग को तो मैं नहीं पहुंच पाता, वो तो बड़ा आली ज़र्फ, बड़ा ऊंचा दिमाग है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि आइंदा ट्रंप साहब को अगर दुनिया में अमन कायम करना पड़ेगा, आइंदा अगर कोई चीज हुई होगी तो जो इख्तियार इस्तेमाल करके उन्होंने जंग रुकवाई है, वही इख्तियार आप खत्म कर देंगे तो हम ट्रंप साहब की साख और उसके इख्तियार की साख और अमेरिका की साख सब खतरे में। सर आप ये बता देना मुझे, ठीक है, आखिरी बात मैडम शेख, मुझे नहीं लगता, हो सकता मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि अदालत ट्रंप साहब के हक में फैसला। सर वो अदालत तो अलग चीज है ना। सवाल मेरा ये है कि तिजारत को एज ए टूल इस्तेमाल करना ये दुरुस्त है, जायज है या नहीं है आपके ख्याल में? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी ये अदालत में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनका बनते ही नहीं है।
ये पता नहीं कहां से घुसेड़ लिया उन्होंने। आप कहते हैं ना मफादात की दुनिया है, हाँ, तो वो अपना जाती मफाद मुकद्दम रख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए मैं बता दूं, एक मरतबा फिर आपको बता दूं, आपने उस दिन शहजाद ने भी मजाक उड़ाया था और आपने भी। क्या? जिस दिन हमने ऑपरेशन संदूर के बाद हमने जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया, तो उसके बाद जो भारत ने तरले मिन्नतें की, जो घुटनों को हाथ लगाए, जिस दिन हमने वो सारा कुछ सबूतों के साथ रिलीज कर दिया ना, उस दिन फिर कमाल हो जाएगा। चले, जिस दिन करेंगे उस दिन फिर देखते हैं। सर मजाक नहीं उड़ाया था, तौबा हमारी। एक चीज शहजाद, एक चीज मुझे बता दीजिए। मैंने क्या मजाक उड़ाया था, मुझे याद नहीं है। नहीं, वो भट्टी साहब ने कहा था सबूत मौजूद हैं उनकी सीज फायर के लिए कॉन्वर्सेशन के। क्या आपके पास तस्वीर आई है? अच्छा, वो जो घुटनों पे पैर लगाया था, वो जो मोदी साहब ने घुटने पकड़ के बैठ गए थे जो उनके, वो वाले। वो तस्वीर भट्टी साहब के पास है, जो भट्टी साहब के पास जो है वो दिखा नहीं रहे हमें, वो वाली। भट्टी साहब ने दिखाई नहीं है, दिखा देंगे तो मैं एक बात ऐड करना, इत्मीनान हमारा अच्छा मुझे बस जल्दी से एक चीज बता दें शहजाद, फिर विल वाइंड इट अप। मयर साहब ने भी कहा उनको नहीं लगता है ब्लैकमेल है, भट्टी साहब भी ये कह रहे हैं, आप कहते हैं ये डेफिनेटली एक ब्लैकमेल टैक्टिक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस तरह से? ब्लैकमेल नहीं, आर्म ट्विस्टिंग तो है ना, कि मतलब वो ये चाहते हैं कि अगर कोई चाइना हो या साउथ एशियन कंट्रीज हो, फार ईस्ट कंट्रीज हो, वो अगर एक्सपोर्ट कर रही है टुवर्ड्स यूएस और यूएस उनको बहुत कम टैरिफ चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर यूएस अपना कोई भी चीज इंपोर्ट करना चाहता है, सोयाबीन हो, कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, वहां पे हाई टैरिफ हो, तो उसको नीचे लाने के लिए वो इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना। ये तो बड़ा ऑब्वियस है। और आपको लगता है जस्टिफाइड है अगर आप दुनिया के ट्रेड लॉज और जनरली नॉर्म को देखें तो? वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि जिस तरीके से उन्होंने किया है वो आराम से डिप्लोमेटिकली डील कर सकते थे, लेकिन एक झटके में पूरी दुनिया के टैरिफ्स को बदल देना, मैंने तो कहा कि ये तो डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेगा, और वो भी कर भी रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हम डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। ओके, अच्छा महमल कुछ ऐड करना चाह रही थी, उनका पॉइंट ये था। लीना, मैंने कहा ये ट्रेड वाली और टैरिफ वाली बात तो शहजाद ने जो बड़ी क्लियर भी कर दी, वाज़ेह भी कर दी है, लेकिन वैसे अगर आप देखें कि ओवरऑल ये जो मगरबी ममालिक हैं, हमने देखा है कि दुनिया के अंदर ये किस तरीके से अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई कई चीजों के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग भी होती है, इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं सुपर पावर या बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की, ये तो वैसे एक डिप्लोमेसी के अंदर भी होता है। हाँ, इधर क्योंकि ट्रेड और टैरिफ्स और इस तरह की चीज आ रही है, तो इसलिए हम उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो आप देखें कि ये होता ही है। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी है। हमें क्विकली उसके बाद आपके सवाल। वेलकम बैक। महमल से सवाल करते हैं सबसे पहले। महमल, पीटीआई में आजकल जो चल रहा है अंदरूनी सियासत, उसके ऊपर आपसे सवाल हो रहा है। कह रहे हैं इतनी कंफ्यूजन है, कोई कह रहा डील हो रही है, कोई कह रहा नहीं हो रही, कोई कह रहा पैगाम आया है किसी के लिए और कोई उसको मुस्तरद कर देता है। हिकमत अमली क्या है, इबहाम इतना क्यों है? क्या ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं दिखा पा रही है आपके ख्याल में? ना, पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल भी पीटीआई की पॉलिसी के अंदर कोई कोहेरेंस नहीं है। मतलब कि अगर आप देखें तो इतनी कंफ्यूज पॉलिसी है। एक दिन कोई आता है बाहर आके कहता है जी गिव एंड टेक कर लें, बताएं हमें आप क्या चाहते हैं, मतलब एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज दिया जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन आता है नहीं कोई गिव एंड टेक नहीं करना, हाँ हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, गिव एंड टेक नहीं करना। अच्छा, एक दिन बताया जाता है कि नहीं हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दूसरे दिन कह देते नहीं इस हुकूमत से कौन बात करे, हम क्यों बात करें, फिर जी के हम तहरीक चलाएंगे। ये जो सारी कंफ्यूजन है, असल में इसका एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो लीडरशिप बाहर है इनकी आपसी लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा हैं लीना, और इनकी जो ज्यादातर जो मुलाकातें भी होती हैं, ये तो खैर कुछ लोग इसके बारे में बात खुल के भी करते हैं, वो बताते हैं बाहर आके कि असल में वहां होता यह है कि जी इस कमेटी में फलाने को डाल दें, इस कमेटी में फलाने को डाल दें, जितने भी उनके आपस के लोग होते हैं वो आपस में उनकी लड़ाई, कोई एक बंदा एक बात कहता है कोई दूसरी कहता है। लेकिन एक वजह मेरे ख्याल में जो बहुत अहम है वो ये है कि कोई ये पॉलिसी के अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन की एक और वजह भी, और वो ये है लीना कि देखिए शुरू में जब खान साहब जेल गए थे तो आपको पता है जेल तो किसी के लिए भी आसान नहीं होती, जेल एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है सबके ऊपर ही। लेकिन एक नजर आ रही थी, एक उम्मीद थी कि शायद इवेंचुअली जो है वो एक तो उनके मुखालिफ कमजोर हो जाएंगे या मुखालिफों का बयानिया कमजोर हो जाएगा, और फिर जिस तरीके इलेक्शन रिजल्ट भी और सबके उनको लग रहा था कि शायद इवेंचुअली मुझसे बात करनी ही पड़े। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा है कि ओवरऑल एक पॉलिटिकल मंजरनामा भी बदला है,
आप देखें कि ये इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद वैसे भी ओवरऑल भी एक जो चीजें बदली हैं ऑन द ग्राउंड, उसकी वजह से एक हमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। एक ये नजर आ रहा है कि बंद गली की तरफ पीटीआई जाती नजर आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद एक पॉलिसी के अंदर कोई कोहीजन नहीं, कोई चीज नहीं ऐसी नजर आ रही, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी की लीडरशिप जो बाहर है, वो एक कॉन्क्रीट कोई पॉलिसी बनाए। ये नहीं हो सकता कि एक दिन एक चीज दूसरे दिन दूसरी, और एस्टैब्लिशमेंट तो उनसे बात करने को तैयार भी नहीं नजर आ रही, अभी तक तो हमने यही देखा है। तो इन चीजों को अगर वो बेहतर होता कि अगर वो हुकूमत के साथ बैठ के मामला तय करते और आगे बढ़ते। अच्छा, डू यू फील कि चेयरमैन अगर कोई और होता, जैसे जरा अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होती किसी कार्ड की, तो उसको अलीना अथॉरिटी किसी के पास नहीं है पीटीआई में, सिवाय इमरान खान साहब के अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं, क्योंकि जो आकर बाहर बात करता है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं रहती। यही तो ऑपोजिशन अलायंस इसीलिए तो नहीं बनी कि ऑपोजिशन के लोग भी ये कहते हैं, नहीं मौलाना फजल बाकी कि आप लोगों की तो कोई एक पॉलिसी नहीं है। एक दिन आके एक बंदा बयान देता है मेरे पास मैंडेट है, दूसरे दिन दूसरा कहता है मेरा मैंडेट है, और किसी का मैंडेट नहीं होता और आप चेंज कर देते हैं पॉलिसी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच महमल, बड़ी अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। सवाल भट्टी साहब से करते हैं क्योंकि वो भी पीटीआई से मुताल्लिक है। भट्टी साहब, शौकत यूसुफजई कह रहे हैं हमारे पीटीआई एक्सपर्ट है आप, लगता है एनालिस्ट को। हंस क्यों रहे हैं आप? जी 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 आपने वो जो एक कहा ना, क्या महमल, थैंक यू महमल। अगला सवाल करते हैं शायद भट्टी से, और वो भी पीटीआई के मुतल्लिक है, तो इस पे मैं भट्टी साहब, हमारे ऑडियंस समझते हैं कि आप पीटीआई को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं बयान का मतलब ही। शौकत यूसुफजई ने बयान दिया है, कहा है पीटीआई के अंदर हिकमत अमली की कमी है, कारकुनों में गुस्सा बढ़ रहा है, हुकूमत को डराया नहीं जा सकता, इखलाकी तौर पर हुकूमत पर दबाव डाला जाता है। बताएं इस बयान का मकसद क्या समझते, कैसे देखते हैं, तशरीह करके बताएं। डाला जाता है नहीं, डाला जा सकता है। अच्छा। और मैं तो पीटीआई से ज्यादा अब आपको जानने लग गया हूं, लेकिन बहरहाल मैडम शेख, तीनों बातें शौकत यूसुफजई साहब की ठीक हैं। पहली बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हिकमत अमली की कमी है। हिकमत अमली की कमी है, कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो हिकमत अमली, एक तो ब्लंडर्स बहुत किए, दूसरे हिकमत अमली में ज़ाहिर कमी है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसमें अभी बाकायदा तौर पर मोरूसी सियासत या ख़ानदानी वो नामजदगी नहीं हुई। और यही मुझे लग रहा है कि मैं तो इसको लानत समझता हूँ, लेकिन शायद यही वजह है कि हर कोई अपनी अपनी ईंट मस्जिद बना के बैठा है और कोई एक ऐसा नहीं है जिसके झंडे तले सारे। सर, ये शौकत यूसुफजई के बयान को मैं जरा, अच्छा सॉरी, दूसरी बात जी मैं वो दूसरी बात वो जो कह रहे हैं कि हुकूमत को डराया नहीं जा सकता, बिल्कुल जो आज के हालात हैं इसमें ज़ाहिर है आप दबाव बढ़ा सकते हैं, और वो दबाव कितना बढ़ा सकते हैं ये भी देखने वाली बात है, लेकिन सही कह रहे हैं डराया नहीं जा सकता। तीसरी बात उन्होंने क्या की है मैडम शेख? सर, तीसरा मेरा सवाल है, अगर हम एक लफ्ज़ में, एक लाइन में शौकत यूसुफजई को सम अप करें, तो आप क्या ये समझते हैं कि पॉपुलैरिटी जो पीटीआई की थी अब वो नहीं रही, पॉपुलैरिटी भी खो दी है, खासकर अब जो मामला हुआ है उसके बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैडम शेख, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये दो डिफरेंट चीजें। वो कह रहे हैं ना, कारकुनों में गुस्सा बढ़ा है, अब हुकूमत को डराया नहीं जा सकता, इखलाकी तौर पर। तीसरी बात, तीसरी बात बिल्कुल, आप ये जो कारकुनों का गुस्सा बढ़ रहा है, बिल्कुल गुस्सा है। उसकी वजह यह है कि 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बयानों, टीवी चैनलों, तकरीरों, एक्स मतलब ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नजर आती है, फील्ड में नजर नहीं आती। जब आपका सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा 26 नवंबर को लाहौर से नहीं निकल सकता, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह हाफिज है। लोगों की तवक्कुआत, लेकिन ऊपर मैं आसान लफ्जों में बता दूं, ऊपर इमरान खान है, नीचे उनके साथ अवाम है, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। अच्छा। और यही सबसे बड़ा आलमिया है। मतलब आप समझते हैं पॉपुलैरिटी खान साहब की, जिस दिन वो बाहर आएंगे पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं होगी? हुकूमत में पॉपुलैरिटी अब भी है, पॉपुलैरिटी अब भी है। और अच्छा, जितनी भी सियासी जमातें, कारकुन गुस्सा है, आप कह रहे हैं कि ये मैडम शेख, ये नहीं, गुस्सा इस बात पे है कि आप कहाँ हैं भाई, आप इमरान खान को चीट कर रहे हैं। अच्छा। आप इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गुस्सा और बातों पे गुस्सा, बट वो इतना गुस्सा नहीं है कि वो कह दे कि नहीं हमने आपके साथ नहीं चलना, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। नहीं मैडम शेख, ये कोई एक हल्का ले लें,
कोई एक हल्का आज भी ले लें, वहां पीडीएम का एक यानी उम्मीदवार खड़ा कर ले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा कर दें, जीत जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। चले आने वाले दिनों में अगर कोई सर्वे इसके ऊपर आता है, ऑन ग्राउंड स्टैट्स और आदाद शुमार और फीलिंग सेंटिमेंट्स को कैश करती है, तो उसके ऊपर भी फिर हम बात करेंगे, इसको जरा वैल्यूएट करेंगे। बता एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शहजाद, आपसे सवाल ये हो रहा है कि भारत आलमी सतह पर तनहा हो गया है जो रीसेंट क्लैश हुआ है उसके बाद, और पाकिस्तान के हक में बहुत से मुल्क आगे आए हैं। पाकिस्तान इससे मजीद क्या कोई फ़ायदा उठा सकता है? जी बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन सिर्फ मोदी साहब में बात कर ले अगर, उससे अंदाजा हो जाता है कि भारत की इस वक्त सिचुएशन क्या है। पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं वो कह रहे हैं कि अब तक वो नहीं आए, दूसरे लीडर्स आ गए, राहुल गांधी आ गए, हमें बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया मोदी और उनकी सरकार ने। और आपने देखा है कि अभी भी लोकल पॉलिटिक्स को तरजीह दे रहे हैं बजाय इसके कि इंटरनेशनली जो डिप्लोमेटिकली इंडिया को बड़ी शिकस्त हुई है उस पर उसको जाके एड्रेस करें। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है। देखें ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि अगर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ है तो ट्रंप साहब वहां पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे दोस्त ममालिक जो है उनका भी मैंने पहले आपको बताया था प्रोग्राम में कि एक व्यू था कि शायद पाकिस्तान इतनी सख्त नहीं रखता कि इंडिया को जवाब दे सके, इसलिए अगर इंडिया गुस्सा निकालना चाहता है तो निकालने दे। लेकिन उनको भी हमने सरप्राइज किया कि पाकिस्तान वाकई जानता है कि अपना दिफा कैसे करेगा। लेकिन खासतौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पे मेरे ख्याल से इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया है और पाकिस्तान, उनके दरमियान कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर हम भी एक फेवरेबल टैरिफ हासिल कर लेते हैं, उनको भी दे देते हैं, मार्केट वहां पे गेन कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे हुकूमत के खास बंदे ने बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि ट्रंप क्यों बार बार, ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बड़ी, ट्रंप क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें ट्रंप का साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि वो अपनी जाती मफाद के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करते आए हैं। तो अगर उनका किसी चीज में इंटरेस्ट है अमेरिका का या उनका, और उससे पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है, तो वो बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो क्रिप्टो हो, वो मिनरल्स साइड पर हो या कोई और फील्ड हो। हमें जिस सेक्टर में भी अगर अमेरिका को कोई फायदा नजर आता है और ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी या उनको सियासी ठीक है फायदा भी मिलता है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो हमें वो लेना चाहिए। वेगस में कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जो काउंसिल बनाई है, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फायदा पाकिस्तान को दे सकेगी या डू यू थिंक इकोनॉमिकली भी इसके अंदर कुछ फायदा है पाकिस्तान के लिए? फॉर्मलाइज तो नहीं है अभी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमने अभी 2000 मेगावाट बिजली मुफ्त करने के लिए कहा है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता फीजेबल होगी, इस रेट पे नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान इसमें अपना इकोनॉमिक बेनिफिट ही देख रहा है, नॉट ओनली डिप्लोमेटिक बेनिफिट। इंटरेस्टिंग। चले, थैंक यू शहजाद, ये तो आप पे हमने कर दिया, बट आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब, आपके लिए सवाल हुआ है फ़लस्तीन से मुतल्लिक। पूछा जा रहा है क्या इसराइली वज़रा की मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई के बाद अरब दुनिया का सिर्फ मजम्मती रद्द-अमल काफ़ी है, और अब जब यूएई, उर्दन, सऊदी अरब खुलकर मजम्मत कर रहे हैं तो ये बयानात सिर्फ रिवायती एहतजाज तक महदूद रहेंगे या कोई अमली इक़दाम भी होंगे? ये सब रिवायती चीज़ें हैं। देखिए, अगर बोलना होता, अगर मुस्लिम दुनिया का या आलमी दुनिया को कोई रद्द-अमल देना होता, किसी और जंग में आपने देखा है इतने बच्चे मारे गए हैं? आज जो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली की जो वो फुटेज चल रही थी और जिसमें फ़लस्तीनी जो नुमाइंदा है वो बात करते हुए रो पड़ा। मतलब इस तरह बच्चों का कत्लेआम किसी जंग में नहीं देखा गया, और पूरी दुनिया खामोश है, पूरी अरब दुनिया खामोश है। तो ये सिवाय रिवायती बयानात के और कुछ नहीं है। इस्लामी दुनिया के अपने मफादात हैं, ये सारे लोग जो है ये अपने मफादात के लिए जो बयान दे देते हैं, एक लिप सर्विस कर लेते हैं। इसके अलावा मतलब मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ 50,000 के करीब लोग मर गए हों चंद महीनों में, जिनमें औरतें, बच्चे, सबसे, यानी आप सोचें सबसे ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं इस जंग के अंदर, और हमारी बेहिसी, हम बेबसी क्या कहें, बेहिसी ज़्यादा है हमारी। अनफॉर्चुनेट है ये, यही कहेंगे कि बस इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि ठीक है, छोड़े, चलिए। बहुत ही अफसोस की बात है। और विद दैट आज के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।